दोस्तों, क्या आपने भी हिंदी माध्यम से तैयारी के नाम पर अब तक लाखों रुपए बर्बाद कर दिए? कई अटेम्प्ट खराब कर चुके हैं। कोचिंग, नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्या कुछ नहीं कर देखा? यहाँ तक कि अपनी ऑप्शनल और मीन्स की क्लासेस खत्म कर ली, आंसर राइटिंग पूरी कर ली, लेकिन रिजल्ट ढाक का 3 पात। हर साल आपका प्रीलिम्स एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो ऐसे में कहानी आगे कैसे बढ़ेगी दोस्तों? अब तो शायद लोगों को लगता है कि हिंदी माध्यम वाले सीरियस नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि हर साल 13 से 14 हज़ार बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं, जिसमें हिंदी माध्यम से सिर्फ 500 से 700 बच्चे ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। लोगों को कौन समझाए कि जब बात मेहनत की आती है तो हिंदी माध्यम वाले किसी से पीछे नहीं हटते। लेकिन प्रीलिम्स सिर्फ मेहनत या नॉलेज का गेम है ही नहीं। प्रीलिम्स के लिए चाहिए सही रणनीति, और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं दोस्तों। मेरे पास है 3 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, 2 आईएफएस प्रीलिम्स, 7 डिफरेंट स्टेट की पीसीएस प्रीलिम्स और साथ में यूजीसी नेट जेआरएफ। अगर आप चाहते हैं कि आप सही रणनीति को जानें, उसको फॉलो करें, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, मैंने यूपीएससी मेंस के साथ साथ डिफरेंट स्टेट पीसीएस में भी मेंस लिखा है, साथ में जेआरएफ भी क्वालिफाई किया हुआ है। अगर आपको इससे संबंधित कोई वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं 2023 में मेरे जीएस में 107 मार्क्स हैं, जो कि उस साल के कट ऑफ से 32 मार्क्स अधिक हैं। सीसेट में भी मेरे 90 मार्क्स हैं, जो कि 2023 के पेपर के हिसाब से काफी ठीक हैं। और ये मेरे मार्क्स कोई तुक्का नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मेरे कंसिस्टेंट सीसेट में 90 मार्क्स हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आप प्रीलिम्स को टारगेट करें, कोशिश करें कि आप लास्ट ईयर के कट ऑफ से 7 से 8 मार्क्स अधिक लाएं, क्योंकि जब आप पेपर देकर आते हैं और जब आप अपने परफॉर्मेंस मैच करते हैं, तो अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं तो फिर आप 10-15 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपके कट ऑफ से, लास्ट ईयर के कट ऑफ से अच्छे मार्क्स हैं, तो आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इससे आपको औरों की तुलना में ज्यादा एज मिलेगा। यूपीएससी की जर्नी में मैं हमेशा कहता हूं कि आप एमएस धोनी की इस बात को याद रखें, द प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट, एंड इफ वी टेक केयर ऑफ द प्रोसेस वी विल गेट द रिजल्ट। होता क्या है कि अक्सर हम खुद पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने रिसोर्सेज पर विश्वास नहीं करते, बार बार उनको बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से हर साल 10-12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 7-8 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एक बुक से, स्टैंडर्ड बुक से। तो जो बच्चा है वह उन 7-8 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागता, वह रिमेनिंग 3-4 क्वेश्चन को टारगेट करने की सोचता है। उसके लिए वह अलग अलग बुक्स पढ़ता है, कभी स्पेक्ट्रम, कभी बिपिन चंद्रा, कभी शेखर बंदोपाध्याय, कभी उपिंदर सिंह, और वे इस चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें, नहीं कि 10 बुक को एक बार पढ़ें। यही इस जर्नी का एक बहुत महत्वपूर्ण गोल्डन रूल है, आप इसको जरूर फॉलो करें। फेलियर आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूपीएससी जर्नी। हम में से 99.9% लोगों को पहले अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिलती है। यह बहुत कड़वा सच है, जिसे आपको स्वीकार करना होगा। तो आप अपने आप को हरदम उस फेलियर के लिए तैयार रखें। अंग्रेजी में कहावत है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्ष 2020 में मुझे भी प्रीलिम्स में सफलता नहीं मिल पाई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीसेट में मेरे मार्क्स काफी कम है। पर इस संबंध में मुझे निश्चित एक बात बहुत अच्छी लगती है कि व्हाट डज नॉट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर, अर्थात वह जो तुम्हें मारता नहीं वह तुम्हें बहुत मजबूत बनाता है। अगर शायद मैं 2020 का पेपर सीसेट का थोड़े बहुत मार्जिन के साथ पास हो जाता, तो इस बात की पक्की गारंटी थी कि मैं 2023 का सीसेट का पेपर फेल हो जाता। जब मैं 2020 में फेल हुआ तो उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा डिफाइन किया, दोबारा मैंने मेहनत की, सीसेट पर काफी काम किया, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि मेरे सीसेट में कंसिस्टेंट मार्क्स हैं। तो अगर आप कभी फेल हुए तो आप अपनी फेलियर से सीखिए, वह आपका सबसे बड़ा गुरु है। आज जब हिंदी माध्यम से रिजल्ट बहुत कम आ रहे हैं लगातार, तो हिंदी माध्यम को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हिंदी माध्यम में समस्या है, हिंदी माध्यम से रिजल्ट नहीं हो सकता, आप मीडियम चेंज कर लें, हिंदी को छोड़कर इंग्लिश कर लें। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। मीडियम चेंज तो बिल्कुल नहीं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है और आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको मीडियम बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। हिंदी माध्यम में सफलताएं की कहानी लगातार बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, इस बार की जो रैंक है, प्राची चौहान जी, जिनकी रैंक 260 है, उन्होंने हिंदी माध्यम से जनरल स्टडीज में मेंस में 450 प्लस मार्क्स स्कोर किए, जो कि हिंदी माध्यम में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। तो ये दिखाता है कि हिंदी माध्यम में मेंस के स्तर पर, विशेषकर जीएस में, जहां अभी तक इंग्लिश वालों की मोनोपोली थी, वहां भी हिंदी माध्यम का स्कोर लगातार बढ़ रहा है। और जहां तक बात आती है प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो हिंदी माध्यम से हैं, जिनका लगातार अच्छे मार्क्स के साथ प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। तो माध्यम एक बड़ी समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है एक रणनीति की, गाइडेंस की कमी की। सुन तzu ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ वॉर में बहुत अच्छी बात कही है, एवरी बैटल इज वॉन और लॉस्ट बिफोर इट इज एवर फॉट। अगर आप गलत स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही यकीन मानिए आप एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं दोस्तों। तो कोशिश करें कि आप अपनी रणनीति को जल्द समय रहते सही पटरी पर ले आएं। पीवाईक्यू, इस जर्नी के दौरान मैं अक्सर कहता हूं कि पीवाईक्यू आपके आंख और कान है।
प्रस्तावना के संदर्भ में कहा जाता है कि वह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। उसी प्रकार पीवाईक्यू एग्जामिनर के माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कुंजी है। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, कौन से थीम सेट करता है, कौन-कौन सी थीम बार-बार रिपीट हो रही है, कौन-कौन से ट्रैप सेट कर रहा है, ये सब हमको पीवाईक्यू से मिलता है नॉलेज। तो आप पीवाईक्यू को ज़रूर रेफर करें। अभी प्रीलिम्स में 2 महीने शेष हैं, ऐसे में आपको 30-35 साल के पीवाईक्यू रटने की ज़रूरत नहीं है। आप 10-12 साल के पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो उससे काम चल जाएगा। मैंने अक्सर कई बच्चे देखे हैं जिनको 30-35 साल के पीवाईक्यू कंठस्थ याद हैं। आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, वे उसका आंसर बता देंगे। साथ में यह भी बता देंगे कि फलाना क्वेश्चन किस साल पूछा गया था, पर दुर्भाग्यवश उनका भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेक्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। आपको खुद बैठकर एक-एक क्वेश्चन, एक-एक ऑप्शन एनालाइसिस करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, वरना सिलेबस बहुत बड़ा है, आप उसमें फँस कर रह जाएँगे। जैसे कि आपको पता होगा कि 100 से अधिक नेशनल पार्क हैं, 500 से अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 100 के आस-पास रामसर साइट्स हैं। तो अगर आप इनको ही पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप पीवाईक्यू को बताते हैं कि हमें ये कौन स पढ़ना चाहिए। अगर कोई करंट अफेयर में है, आपको वो पढ़ना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, आपको वो पढ़ना चाहिए, नहीं कि आपको सब कुछ कवर करना चाहिए। अगर आप सब कुछ को कवर करने के पीछे भागोगे, तो आप सब कुछ खो दोगे। तो जो पीवाईक्यू है, आप उसके अनुसार पढ़िए। यूपीएससी के बारे में एक बड़ा मिथ यह भी है, यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता है, फैक्ट नहीं। यूपीएससी के बदलते पैटर्न में धीरे-धीरे फैक्ट की संख्या बढ़ रही है, विशेषकर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आप देख सकते हैं। हो सकता है कि यूपीएससी पीसीएस के लेवल पर अभी फैक्ट ना पूछे, वह आपसे नहीं पूछेगा कि कौन से राजा का जन्म कब हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पैदा हुआ, लेकिन वह आपसे क्रोनोलॉजी आपसे पूछ सकता है। अब देखते हैं कि यूपीएससी में क्रोनोलॉजी के सवाल साल 2 साल में रिपीट होते हैं, तो आप अपने फैक्ट्स को भी अब मजबूत बनाइए, मेंस में आपके काम आएँगे। मॉक टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यू लगाना है, तो इसके लिए आपको एमसीक्यू की ठीक-ठाक प्रैक्टिस करनी होगी। मेरी सलाह है कि आप प्रीलिम्स में जाने से पहले कम से कम 50 प्लस मॉक टेस्ट लगाएँ। उन मॉक टेस्ट का ठीक से एनालिसिस करें। फॉर एग्जांपल मुझे हर मॉक को सॉल्व करने में और देने में कम से कम 6-7 घंटे का एवरेज टाइम लगता था। तो आप भी अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट दीजिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपका जो ब्रेन है वो किसी एक तरह के मॉक टेस्ट के लिए तैयार ना हो। पेपर चाहे कैसा भी आए, चाहे 2023 का आए, 2024 का आए, आपका ब्रेन उसके लिए डेवलप हो सके, इसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स के मॉक लगाइए। आत्मविश्वास, आपने चाहे कितने भी मॉक लगाए हों, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप पेपर में जाकर ब्रेक डाउन हो जाएँगे। मैं अक्सर एक एग्ज़ाम्पल से ये बात बताता हूँ कि पाकिस्तान की 1990 में टीम भारत की तुलना में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में आज तक पाकिस्तान की टीम ने कभी भी भारत को नहीं हराया। उसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दरअसल इस एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है, अनप्रेडिक्टेबल। चाहे कोई अपना पहला अटेम्प्ट दे रहा हो या फिर अपना आखिरी, प्रीलिम्स के दौरान सबको घबराहट महसूस होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उस घबराहट में टूटे ना, बिखरे ना। आप खुद की नर्व से कंट्रोल करें। एमएस धोनी का एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दिया था कि वह कठिन से कठिन स्थिति में भी कैप्टन कूल हैं, तो आपको भी उसी कूलनेस का परिचय देना है एग्ज़ाम हॉल में। सीसेट रणनीति, जब से सीसेट का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट निरंतर गिरा है। विशेषकर 18-19 के बाद सीसेट का जो लेवल है, वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 12th में इंग्लिश और मैथ दोनों मिलाकर भी 100 मार्क्स नहीं बन रहे थे। मैथ और इंग्लिश में इतने कम नंबर आए कि मैंने अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर ली। पहले अटेम्प्ट में सीसेट में फेल हो गया, पर उसके बावजूद मैंने कमबैक किया। आप भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है बस एक सही स्ट्रैटेजी की। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मैथ और इंग्लिश में वीक हैं, तो आप कॉम्प्रिहेंशन कीजिए। मैथ और रीज़निंग के कुल मिला के आपको 17-18 क्वेश्चन नेट सही हो पाएँ, इसकी बस तैयारी कीजिए। बाकी कॉम्प्रिहेंशन में आप 15 से 18 क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे नेट। तो इस तरह आपका सीसेट हो जाएगा। इसके लिए मैं 2020 से 2025 के सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन खुद आपको बैठ के सॉल्व करवाऊँगा। निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ऐसा नहीं हो कि आप एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले लंबी-लंबी मैराथन देखें। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो जीएस की हो या सीसेट की हो। अब डेली प्रैक्टिस करेंगी तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। मैंने देखा है कई बार कि बच्चे सीसेट की 10-10 घंटे की मैराथन देखते हैं, सॉल्व नहीं करते, कलम नहीं उठाते, बस देखते हैं कि जो मास्टर है वो कैसे सॉल्व करवाता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ देखते रहने से आपका मैथ कभी नहीं बनेगा दोस्तों। आपको खुद कलम उठानी पड़ेगी, खुद सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। मेरी सलाह, इस 5-6 साल की जर्नी में जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी है कि जो आपकी लाइफ़ है वह यूपीएससी से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप एक अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करें।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस यूपीएससी की तैयारी आपको देश और दुनिया के करंट अफेयर से जोड़ती है, पर खुद के मूल व्यक्तित्व से काट देती है, जैसे हिंदी में हम आत्मनिर्वासन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए आप अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करें। इससे आपकी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी, आपको अपने बारे में जानकारी होगी, जो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में काम आएगी। दूसरा है प्लान बी, यह मस्ट है। अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप बुद्धिमानीपूर्ण अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो एक प्लान बी लेकर चलें। इसके लिए मैंने 2-3 शॉर्ट्स बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप मास्टर्स ज़रूर करें, उसके बाद बहुत सारे विकल्प खुल जाएँगे आपके पास और यकीन मानिए आप इसके लिए मुझे बाद में बहुत धन्यवाद देंगे। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, यूपीएससी में विशेषकर आप देखेंगे इस साल पर्सनैलिटी टेस्ट का जो वेटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है। इस साल मैक्सिमम मार्क्स पर्सनैलिटी टेस्ट में 225 हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अभी से अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें, क्योंकि यह कोई एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। इससे आपको बाद में बहुत फ़ायदा मिलेगा, पर्सनल ग्रोथ में आपको मदद मिलेगी। अगर आप इन स्ट्रैटेजी को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे, तो आपका भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। कम से कम आपके प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। मेरी ओर से आपके प्रीलिम्स के लिए शुभकामनाएँ। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है lalitgoyal848737@gmail.com। इसका इंग्लिश वर्ज़न मैं आपको नहीं दूँगा, ताकि आप खुद ट्रांसलेट कर सकें और देखें कि हिंदी माध्यम वालों को कितनी दिक्कत आती है बार-बार ट्रांसलेट करने में। थैंक यू।